जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने पिछली क्लासेस में आप लोगों के साथ में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कशन किया था और हमने आप लोगों को वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि बेटा ग्रेविटेशनल जो फोर्स हैं वो एक सेंट्रल फोर्स होते हैं और वो हमेशा एक्शन एट ए डिस्टेंस से होते हैं। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि बेटा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स हैं उसका हमारा उसके एविडेंस हैं, उसके क्या हैं एविडेंस होते हैं। क्या क्या एविडेंस हैं उसके? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या क्या एविडेंस हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एविडेंस ये है कि जो हमारा जो सोलर जो सिस्टम जो एग्जिस्ट जो करता है ना वो ड्यू टू किसके कारण करता है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण करता है। सी वाटर के अंदर जो टाइड बनती हैं, लो टाइड बनती हैं और क्या बनती है बेटा? हाई टाइड बनती है। ये सब किसके कारण होती है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। दूसरी चीज अब आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ आज की क्लासेस में कि आप लोगों को पिछले चैप्टर में एक टॉपिक कराया था। कौन सा मोशन कराया था बेटा? आप लोगों को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में क्या चीज बताई थी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये सर्कुलर पाथ है। कौन सा पाथ है? ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है बेटा। अगर मान लो कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रही है, अगर कोई बॉडी बेटा किससे चल रही है? कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रही है और रिवॉल्व कर रही है बेटा अराउंड किसके? इस सर्कुलर पाथ के, तो जो मोशन जो होता है ना उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब स्पीड तो कैसी है बेटा इसके अंदर? स्पीड क्या बेटा इसके अंदर? कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तभी तो हमारा मोशन कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। बट जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, किसके अंदर मूव करती है? सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती है बेटा? चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होती है तो बेटा क्या होती है? वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि बेटा जो वेलोसिटी जो है वो एक कौन सी क्वांटिटी है बेटा? ये क्या है? वेलोसिटी जो है बेटा वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर जो क्वांटिटी जो होती है ना उनके अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और एज वेल एज क्या होता है बेटा? डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज होने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास में। या तो हम डायरेक्शन को चेंज करा दें, या हम डायरेक्शन फिक्स है, या हम क्या चेंज करा दें बेटा? स्पीड को चेंज करा दें, या हम दोनों को ही क्या करा दें बेटा? चेंज करा दें। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो बेटा उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है बेटा? चेंज होती है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्यों चेंज होती है जबकि स्पीड क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर जो क्वांटिटी है, ये वाली जो वेक्टर क्वांटिटी है दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाती है और दूसरा क्या चेंज होने से चेंज हो जाती है बेटा? स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड के चेंज होने से चेंज हो जाती है। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब ये कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो फिलहाल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी डायरेक्शन कहाँ बेटा? इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इधर की तरफ है। अगर मान लीजिए आफ्टर सम टाइम ये बॉडी यहाँ रीच करती है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ बेटा? इधर की तरफ है इसकी डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसकी डायरेक्शन कहाँ बेटा? इधर की तरफ है। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती हो तो एट एनी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन देखनी है, मूविंग बॉडी की क्या देखनी है बेटा? डायरेक्शन देखनी है, तो हमेशा क्या करते हैं बेटा? उस पॉइंट पर, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है कि एट एनी इंस्टेंट इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको करना क्या है? आपको एक काम करना है यहाँ पर कि बेटा यहाँ पर एक टेंजेंट पास कराना है। क्या पास कराना है? टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो बेसिकली किसी पाथ को, किसी एक पॉइंट को क्या करके जाती है? टच करके जाती है, कभी उसको क्रॉस नहीं करके जाती। तो ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है इस पॉइंट पर जो इसको टच करके जा रही है, ना कि इसको क्या करके जा रही है?
क्रॉस करती जा रही है। तो इसको बोलते हैं इस पॉइंट पर ड्रॉ होने वाली ये जो लाइन जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो अलोंग द टेंजेंट व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ किसके बेटा? टेंजेंट। तो टेंजेंट मैंने डायरेक्शन के अंदर डाला है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी जो मूव जो कर रही है ना, जो हमारी जो बॉडी जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी बेटा इसी डायरेक्शन के अंदर है। अब जैसे मान लो कोई बॉडी है, वो यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर आती है? यहाँ पर आती है। मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, किसकी डायरेक्शन देखनी है? वेलोसिटी की। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर एक क्या ड्रॉ करा दूंगा बेटा, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करा दूंगा। तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ जो होगा वो इधर डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं ये कहूंगा कि इस मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इधर डायरेक्शन के अंदर है। अब कह रहे सर यहाँ पर ड्रॉ करना, तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इसको। तो इसका मतलब अब इस पॉइंट पर जो मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ बेटा? इधर डायरेक्शन के अंदर है, इधर डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर देखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करूंगा बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ जो करा है इधर डायरेक्शन के अंदर, इसी के अलोंग इस मूविंग बॉडी की क्या होगी बेटा? डायरेक्शन होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, क्या करती है? सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, तो वहां पर एट एनी इंस्टेंट पर उस मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन जो डिटरमाइन जो करी जाती है वो हमेशा किससे करी जाती है बेटा? ड्रॉ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट। ड्रॉ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट इन विच द डायरेक्शन ए टेंजेंट इज ड्रॉ, then we can consider the direction of the moving body. Then we consider the direction of the moving body. अब भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बेटा आप लोगों को पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन के अंदर है, अगर कोई बॉडी एट रेस्ट में है तो विल रिमेन एट रेस्ट के अंदर रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली क्या करेगी बेटा? मोशन के अंदर ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर है तो वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर ही मूव करेगी। कब तक? जब तक उसकी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए या उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, सुनो ध्यान से, अब मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब इस पर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। और वो जो फोर्स जो होता है ना, ये जो फोर्स जो होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं भाई? इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है ये रियल फोर्स नहीं होता, ये एक हमारा फिक्टिशियस फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? फिक्टिशियस फोर्स है। ये हमेशा किसी रियल फोर्स से क्या कराया जाता है बेटा? प्रोवाइड कराया जाता है। क्या कराया जाता है? प्रोवाइड कराया जाता है। अब कह रहे हैं कि सर यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगा? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगा? भाई आप तो मान लीजिए कोई मैंने एक स्टोन ले लिया, अब उस थ्रेड से मैंने क्या करा, एक थ्रेड से स्टोन का वन एंड मैंने टाइट कर दिया और मैं उसको इस तरीके से क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं उसको घुमा रहा हूँ। तो मैं तो इस एंड से अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूँ ना, तो मैंने क्या अप्लाइड करा? उस पर एक फोर्स अप्लाइड करा, और मैंने इस तरीके से फोर्स अप्लाइड करा कि उस बॉडी के अंदर, उस स्टोन के अंदर एक ऐसा इमेजिनेशन फोर्स आ गया जो हमेशा टूवर्ड्स द कहाँ की तरफ एक्ट होता है बेटा? सेंटर की तरफ एक्ट होता है। कहाँ की तरफ एक्ट होता है? सेंटर की तरफ। कहाँ की तरफ? सेंटर की तरफ। उस फोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान रखना दिमाग में, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, ठीक है बेटा, विद द रेडियस r, तो वहां पर क्या लगेगा? उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी रियल फोर्स से क्या किया जाता है बेटा? प्रोवाइड किया जाता था। अब जैसे किसी स्टोन को हम बांध करके ऐसे वहां, तो कैसे पाथ में घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो मैं वहां पर एक अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ, अपने हाथ से मैं क्या लगा रहा हूँ? उस पर एक
फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, वो फोर्स इस तरीके से सप्लाइड हो रहा है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और वो बॉडी कैसे पाथ में घूम जाती है, सर्कुलर पाथ के अंदर घूम जाती है। अब आते हैं हमारे अपने मेन टॉपिक पर, जो मेन टॉपिक हमारा जो आज की क्लास का है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सबसे पहले जो सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट जो दिए थे किसके बारे में बेटा, प्लैनेटरी मोशन के बारे में, वो किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे बेटा, न्यूटन। किसने दिया बेटा, न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने ही क्या, कौन सा लॉ बनाया बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, ये भी आप लोगों को मैम ने बता दिया होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर जो बॉडी है, या जो हमारी जो टेरेस्ट्रियल जो स्केल की जो बॉडी है, उन सभी के लिए ये क्या है, ऑल काइंड की बॉडीज के लिए ये क्या बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होता है। ऑल काइंड ऑफ बॉडीज के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बेटा, एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखो इसके एविडेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ। एविडेंस मैंने इसके आप लोगों को पिछली क्लासेस में आप लोगों को मैंने कराया भी था, जो 9वीं क्लास में स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा सबसे पहले तो एक बात आ जाती है, कौन से मोशन की बेटा, प्लैनेटरी किसकी आती है, मोशन की बात आती है, कि ये प्लैनेटरी मोशन एक्चुअली में है क्या। प्लैनेटरी मोशन का मतलब है मोशन ऑफ द किसका बेटा, मोशन ऑफ किसका बेटा, प्लैनेट का, मोशन ऑफ प्लैनेट। मतलब आपको ये जनरली आप लोगों को पता है, सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में 8th क्लास में आप लोगों को कराया गया था कि बेटा सोलर सिस्टम के अंदर ना मेनली दो चीजें एग्जिस्टेंस करती हैं। होती तो बहुत सारी चीजें, कॉमेट भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं, कॉन्स्टिलेशंस भी होते हैं बेटा, बहुत सारे स्टार्स भी हैं, और क्या बेटा, मीटरॉइड्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, मतलब बहुत, मतलब गैलेक्सी है इस तरीके की। मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे क्या है बेटा, बहुत सारे क्या है बेटा, सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब वो जो सोलर सिस्टम जो एग्जिस्टेंस जो कर रहा है, जो सोलर जो सिस्टम जो एग्जिस्टेंस जो करता है नेचर के अंदर, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सुनना इस चीज को देखना ध्यान से। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, दो चीजें हैं, प्लैनेट और बेटा एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या बेटा, सन है। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी बेटा, क्या है बेटा, सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये चीज पता है कि जो सन जो होता है ना, सन जो जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई ये ऑर्बिट है। ठीक है बेटा, ऑर्बिट मतलब एक सेल है, जिस सेल के अंदर क्या करते हैं बेटा, हमारे ये सैटेलाइट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, या जो हमारे जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं बेटा, हमारे रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व। तो ये जैसे मान लो कोई ऑर्बिट है, ठीक है बेटा, ये सर्कुलर ऑर्बिट, जैसे हमने मान ली कि ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट है। क्या बेटा, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, कौन सी ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये जो सर्कुलर जो ऑर्बिट है ना, इस सर्कुलर ऑर्बिट में जैसे मान लो इस पोजीशन पर क्या बेटा, हमारा कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बेटा, सन है। तो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना बेटा, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, वो सभी प्लैनेट्स जैसे मान लो कंसीडर कर लिया कि जैसे बेटा कौन सी है, अर्थ है। अर्थ किसके चारों ओर रिवॉल्व करती है बेटा, सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। और अर्थ का सैटेलाइट कौन है बेटा, कौन है, मून है। कौन है, मून। तो मून जो होता है, जैसे मान लीजिए ये बेटा हमारी अर्थ है, क्या बेटा, अर्थ। इस अर्थ के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है बेटा, मून रिवॉल्व करता है। और आप लोगों को पता है कि जो मून का जो मोशन जो होता है ना, मून का जो मोशन जो होता है अराउंड द अर्थ, कैसा मोशन होता है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या होता है बेटा, मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये जो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर जो मोशन है, इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है बेटा,
कांस्टेंट होती है। मैंने आप लोगों को कंसीडर कराया था कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब मून रिवॉल्व अगर अराउंड द अर्थ कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है, और जो हमारे जो अर्थ जो रिवॉल्व जो करती है बेटा, जो प्लैनेट्स जो होते हैं, इट मींस ऑल जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों ओर बेटा, सन के, और जो मून जो सैटेलाइट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द किसके बेटा, अराउंड द किसके, प्लैनेट्स के रिवॉल्व करते हैं, किसके, प्लैनेट्स के। अब आपको पता है कि भाई रिवॉल्व कर रहे हैं, और कैसे पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, सर्कुलर पाथ में अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ के लिए मैंने कौन सा फोर्स बताया था आपको लिए, कि सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वहां पर बेटा कौन सा फोर्स लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है बेटा, ये हमारा फिक्टिशियस, क्या बेटा, ये फिक्टिशियस फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, फिक्टिशियस फोर्स। इट इज नॉट ए रियल फोर्स, it is a fictitious force, it is provided by a real force, it is provided by a real force। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारे जो प्लैनेट्स है, अर्थ अगर सन के चारों रिवॉल्व करती है तो मान लेते हैं कि इनका जो मोशन है कैसा बेटा, सर्कुलर मोशन है, और जो मून है, जो सैटेलाइट जो होते हैं, जो अराउंड द प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं, उनका जो मोशन है वो भी कैसा होता है बेटा, सर्कुलर मोशन है। कैसा बेटा, सर्कुलर मोशन। और जो ये जो सर्कुलर जो मोशन है इसके लिए स्पेशल फोर्स की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहाँ से, हम तो लगाने जा थोड़े ना कि सोलर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से क्या लग रहा है उस पर, या हम किसी सन को अर्थ को धकेल रहे हैं, ठीक है, या मनदीप आ गया, मनदीप में क्या कर रहा है कि भाई मैं अर्थ को क्या कर रहा हूँ, अर्थ को क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स लगा करके उसको क्या कर रहा हूँ, सन के चारों ओर क्या करा रहा हूँ बेटा, उसको मैं रिवॉल्व करा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली एक फोर्स होता है जो आप लोगों को बताया गया है कि बेटा, अब आ जाते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, ध्यान देने सीखो भाई। अर्थ का क्या होगा, मास m1 है, और मून का मास क्या बेटा, m2, और इनके बीच की कुछ क्या होगी बेटा, डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मून से अर्थ के सेंटर से मून की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितनी है बेटा, 7, जो हमारी जो डिस्टेंस है वो है 3.84 इंटू में 10 की पावर 5 कितनी बेटा, किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी है बेटा, क्या है, एक डिस्टेंस है उनके बीच में, मून और किसके बीच में बेटा, अर्थ के बीच में, कितनी है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। दूसरा अर्थ का क्या बेटा, मून का मास भी है, और अर्थ का क्या बेटा, अर्थ का भी क्या बेटा, मास है। अब इन दोनों का मास कैसा होता है, ह्यूज मास। और आप लोगों को बता भी चुके हैं कि जो अर्थ का जो मास जो होता है वो 6 इंटू में 10 की पावर 24 किलोग्राम है, और जो मून का जो मास है वो 7.4 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम है। तो आपको अब देखो, आपको पता है कि जब कोई दो बॉडीज होती हैं, ठीक है बेटा, जिसका मास m1 है और एक दूसरी बॉडी है बेटा जिसका मास क्या बेटा, m2, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस r है तो इनके बीच में क्या लगता है बेटा, इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ना बेटा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों बॉडीज क्या कर जाती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम एक दूसरा फोर्स भी बोल देते हैं। आपको पता है ये किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो न्यूटन ऑफ जो ग्रेविटेशन है, कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच के में, F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इंटू में मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इंटू में मास ऑफ कौन सा बेटा, सेकंड बॉडी, और नीचे क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर। यहाँ पर भी मास है, मून का मास है और अर्थ का मास है। इसका मास मैंने m2 मान लिया, इसका मास क्या मान लिया बेटा मैंने, m1 मान लिया। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, r है,
तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा, फोर्स। और मैं आपको पिछली क्लासेस में इस फोर्स को बता चुका हूं कि बेटा इनके बीच में जो फोर्स जो लगता है ना, ये कैलकुलेट कर लेंगे जब आप इस फॉर्मूले से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कितना फोर्स लगता है बेटा, 2.15 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन लगता है। 2.15 इंटू 10 की पावर कितना लगता है बेटा, 20 न्यूटन फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स है ना डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हम बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कितना लगता है बेटा, 2.15 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन फोर्स लगता है। जिसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, इसको हम, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होता है, ध्यान सुनना इस चीज को, ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है। इट मींस इस पर एक फोर्स मानते हैं कि इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो भी कितना लगेगा बेटा, 2.15 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा, 20 न्यूटन। अब समझा कर देखो, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना, जो हमारा जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स जो होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है एफसी जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो mv² अपॉन में किसके होता है बेटा, r के बराबर होता है। F इज इक्वल टू mv² अपॉन में क्या, r। मास, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और क्या बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, हमारी r रेडियस है। और ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या बेटा, m, और ये मूव कर रही है किससे बेटा, ये मूव कर रही है किसी वेलोसिटी या किसी स्पीड v से मूव कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इस पर क्या लगेगा, एक इस वाली बॉडी पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो mv² अपॉन में किसके होता है, r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mv² अपॉन में r। समझ में आई ये चीज। दूसरी चीज अब आ जाओ कि ये जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, ये इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है किसके, अराउंड द सन के, तो इनके मासेस की वजह से, सन का मास और दूसरा किसका बेटा, अर्थ का मास, इन मासेस की वजह से क्या लगता है, इस पर, इनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मान लो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो G रहता है, चाहे वो स्मॉल बॉडी हो, चाहे वो लार्ज बॉडी हो, चाहे वो पेन और किसी नोटबुक के बीच में फोर्स लगाओ, चाहे किसी एप्पल और अर्थ के बीच में फोर्स लगाओ, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या रहता है हमारा, G ही होता है। और G की वैल्यू आप लोगों को बताई गई है 6.67 इंटू 10 की पावर कितना बेटा, 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम माइनस क्या बेटा, 2 किलोग्राम माइनस 2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू G। अर्थ और किसके बीच में लगेगा बेटा फोर्स, सन के बीच में लगेगा। तो F इज इक्वल टू G इनटू में मास ऑफ द सन इनटू में मास ऑफ द किसका बेटा, अर्थ, एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, दैट इज r का स्क्वायर। ये वाला जो फोर्स जो लगता है ना, ये कौन सा फोर्स है, अभी बता रहा था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड किसके बीच में बेटा, सन। अर्थ एंड किसके बीच में, सन के बीच में। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये बेसिकली किसके बराबर हो जाता है बेटा, ये इस फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है mv² अपॉन में r। ठीक है, जब कोई बॉडी सर्कुलर अर्थ रिवॉल्व करती है किसके चारों, सन के चारों, मास है, मास की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये कौन कहता है, न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये बताया कि एवरी बॉडी जो होती है यूनिवर्स के अंदर,
वो एक दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट है विद ए फोर्स, विद ए सर्टेन फोर्स, और उस फोर्स को नाम क्या बोला गया बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया। कौन सा फोर्स बोला गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? अर्थ को, किसको? अर्थ को कौन सा फोर्स दे देगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां की तरफ लगते हैं? टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगते हैं, टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगते हैं, जिसके कारण ये बॉडी कैसे पाथ में मूव कर जाती है बेटा? क्या कर जाती है बेटा? सर्कुलर पाथ में। या हम ये कह सकते हैं कि सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होता है, सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होता है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है अर्थ को। और उस फोर्स की वजह से जो मूविंग जो अर्थ है ना, वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। और इस तरीके से चेंज करती है, इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है कि उसके किसी पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, तो उसी टेंजेंट की डायरेक्शन के क्या होगी बेटा? अलोंग होगी। और वो बॉडी कैसे पाथ में मूव कर जाएगी? सर्कुलर पाथ में। भाई अगर सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होगी? चेंज होगी। और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली कब चेंज हो सकती है? जब उस पर क्या लगेगा बेटा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? फोर्स। कंटिन्यूअसली क्या चेंज होनी जरूरी है? डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो मैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि डायरेक्शन का चेंज होना बहुत ही क्या बेटा? जरूरी है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण वो कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में क्या करती रहेगी बेटा? मूव करती रहेगी। फिर वो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगी। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव करती है, तो उस पर एक ऐसा फोर्स लगता है जो उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कराता है। और इस तरीके से चेंज कराता है कि एट एनी इंस्टेंट पर किसी भी क्षण पर जब हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट पर ड्रॉ हो गए टेंजेंट की क्या होती है? अलोंग होती है। क्या होती है? अलोंग। ये पिछला पॉइंट आपको बताया था ना अभी मैंने आपको। तो ध्यान रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक ऐसा फोर्स होता है जो उनको क्या कराता है बेटा? जितने भी अगर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन के, तो सन उनको कौन सा फोर्स दे देता है? सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा वहां पर? जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ को उन प्लैनेट्स को कौन सा फोर्स मिल जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। और वो क्या कर जाते हैं बेटा? रिवॉल्व कर जाते हैं। और सोलर सिस्टम बेटा हमारा क्या करता है? एग्जिस्टेंस करता है। क्या करता है? एग्जिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई इस चौक को अगर मैं किसी हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, इस चौक को किसी हाइट से ड्रॉप करूँ तो अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है बेटा? तो जो हमारा जो मून है वो अर्थ पर क्यों नहीं फॉल हो रहा है? जबकि अर्थ की ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के कारण उस मून को क्या कर लेना चाहिए बेटा? खींच लेना चाहिए। तो फिर मून को क्यों नहीं खींच पाती है जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है? इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको ये समझ में आया? मैं अभी आप लोगों के केप्लर्स लॉज पर आऊंगा, और आई होप मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा इसको ले लिया है सीरियसली में, ठीक है ना? तो मैं आपको ये बता दूं कि सोलर सिस्टम की एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। और वो सर्कुलर पाथ में ही क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको क्या दे देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल। और ये हमेशा कहाँ लगता है? टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगता है, ठीक है? टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। समझ में आया? अब देखो ध्यान से। अब मैं आपको क्या बता रहा था अभी? किसके बारे में? महाद्वीप मून के बारे में। अब देखो ध्यान से। सर फिक्सियस फोर्स क्या रहता है? बेटा काल्पनिक फोर्स होते हैं, उनको हम बस सिर्फ मानते हैं कि हाँ ये एक फोर्स है। किसकी वजह से ये क्या कर रही है बेटा? रिवॉल्व कर रही है। किसकी वजह से? सर्कुलर पाथ के अंदर कुछ ऐसे फोर्स होते हैं। भाई हम ये माने कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं। अब ऐसे तो हम सारे फोर्सों को एक ही फोर्स का नाम दे दिया करते कि एक फोर्स ही है जो हर चीज को क्या करता है? चेंज करता है। बट वहां पर फिजिक्स की पावर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और दूसरी जो हमारी जो कैलकुलेशंस है समझने के लिए,
हम क्या करते हैं, नाम थोड़े थोड़े क्या कर देते हैं बेटा, उनको अलग रखते हैं। क्या करते हैं, अलग रखते हैं। ठीक है, ये एक फिक्टिशियस है, इमेजिनेशन है। क्या है, इमेजिनेशन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर ये कह देता कि भाई ये कोई बॉडी है जिसका मास m1 है और ये मास क्या बेटा m2 है, तो ये अट्रैक्ट कर रही है, तो ये कोई सर्कुलर पाथ में थोड़ी ना मूव कर रही है। तो यहाँ पर तो हम केवल क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ये कोई बॉडी है और ये सर्कुलर पाथ में मूव करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब भी लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ भी लग रहा था। तो इसको तो हमें थोड़ा सा ये डिफर करना पड़ेगा ना, इससे थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो उनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको क्या दे देता है बेटा, एक उसका एक एक्शन हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। कौन सा एक्शन, कि वो एक फिक्टिशियस फोर्स दे देता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, मूविंग बॉडी अपनी कंटिन्यूअस डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर देती है। क्या करती है, चेंज। समझ में आया ये चीज, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हालांकि मैं आप लोगों को ये चीज बताई जाएगी, ये नालायक जो बच्चे हैं ना जो घर पर बैठे हुए हैं, ये अगर आ जाए तो हमारा कंसंट्रेशन ना थोड़ा सा आपकी क्लासेस पर ही होगा। हालांकि कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझाई जाए। हाँ जी, अब आ जाते हैं मूल वाले। इसको आपको कैसे समझना है, ध्यान सुनो। इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो भाई, एक चीज देखो, हम जैसे मान लो ये फ्लैट सरफेस है। कौन सा सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस। मैंने इस चॉक को डाला और ये बिल्कुल कहाँ गिरेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के अंदर चला गया। अब हमारी अर्थ कैसी है ये बताओ मुझे, हमारी अर्थ कैसी है भाई, स्फेरिकल है। कैसी है, स्फेरिकल। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये हमारी अर्थ है और मान लो मैं अर्थ के यहाँ पर अगर मैं खड़ा हो जाऊँ, क्या कर दूं बेटा, मैं यहाँ पर अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं किसी स्टोन को थ्रो करूँ, तो स्टोन को थ्रो करूँगा तो क्या होगा, मान लो मैं कोई स्टोन है और उस स्टोन को मैं क्या दे देता हूँ, उस स्टोन को मैं क्या देता हूँ बेटा, एक उस स्टोन को मैं क्या दे रहा हूँ बेटा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ। मैंने डाला, ध्यान सुनो रे, मैंने इस तरीके से डाला, चौक को ऐसे डाला, तो ये तरीके का ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है ना, ऐसे कर रहा नहीं कर रहा। तो हमारी जब अर्थ है, जब मैं किसी स्टोन को ड्रॉप करूंगा, मान लो लेट अस कंसीडर कि स्टोन को अगर मैं ड्रॉप करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूंगा उसको पहले, तो मैं ऐसे थ्रो करने के लिए, तो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूंगा तो बेसिकली क्या होगा बेटा, वो ऐसे पाथ फॉलोड करेगा। और अगर मैंने इतना फोर्स लगाया कि उसकी वेलोसिटी केवल यहाँ तक ही है, तो ये यहाँ पर गिर जाएगा। अगर मान लो मैं ज्यादा तेजी से फेंकूं इसको, और ज्यादा तेजी से फेंकूं तो और ज्यादा यहाँ पर आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा। अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है तो वो यहाँ पर अर्थ पर गिर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लो मैं इसको इतनी वेलोसिटी दे दूं, मैं इसको इतनी वेलोसिटी दे दूं, इतनी स्पीड दे दूं कि मैं यहाँ पर इतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दूं, तो ये क्या कर जाएगा बेटा, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर जाएगा। और कैसे पाथ में चला जाएगा बेटा, ये सर्कुलर पाथ के अंदर। तो जब हमारा मून रिवॉल्व करता है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझे कि जो हमारी जो अर्थ जो होती है ना, वो कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल है। अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है। अब फ्लैट सरफेस है, ऐसे डालूंगा तो कैसे जाएगा बेटा, वो अर्थ ग्राउंड पर जाएगा। फ्लैट सरफेस माना मैंने, अगर सरफेस को मैं कर्व मानूं और यहाँ से अगर मैं किसी स्पीड से अगर मैं थ्रो करूं तो वो ऐसे ही तो जाएगा भाई, इस तरीके से। फिर अगर मैं ज्यादा से दूं तो इस तरीके से चला जाएगा। अगर मैं और ज्यादा स्पीड दूं तो इतनी तेजी से चला जाएगा। अब होता क्या है कि जो अर्थ जो होती है ना, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होता है ना, वो इस तरीके उसको इतना सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है, किसको, मून को इतना सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है कि उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो जो हमारे जो मून है वो एक क्या कर लेता है बेटा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और ये फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहता है, और जिसके कारण ये बॉडी क्या कर जाती है बेटा, रिवॉल्व कर जाती है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो प्लेनेटरी मोशन में ये चीज आप लोगों को समझाई गई है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि सी वाटर के अंदर क्या बनती है बेटा, टाइड बनती है। सी वाटर के अंदर क्या बनती है, टाइड। अब ये टाइड क्या है, इस टाइड को आप लोग ध्यान से समझें कि टाइड कैसी होती है, लो टाइड और हाई टाइड। कभी आप लोगों ने ये चीज सुनी हो, देखो लो टाइड और बेटा कौन सी, हाई टाइड। इसका मतलब ये है कि जब मून जब रिवॉल्व करता है अराउंड द किसके बेटा, अर्थ के, तो कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं अर्थ, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मून की ग्रेविटी से, मून की जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है बेटा, अर्थ की ग्रेविटी से कैसी हो जाती है, ज्यादा। अब कह रही सर क्या ग्रेविटी अर्थ की भी होती है क्या, अर्थ की ग्रेविटी होती है और दूसरा मून की भी क्या होती है, अपनी ग्रेविटी होती है। क्या होती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है। अब आप लोग इस चीज को ध्यान सुने कि जैसे मान लो ये बेटा सी वाटर है, क्या बेटा, सी वाटर है, ठीक है। अब मून क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन के, तो एट सम प्लेसेस पर क्या होता है, ये जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज इंक्रीज। क्या बेटा, इंक्रीज। जब ग्रेविटेशनल पुल मून का अर्थ पर इंक्रीज हो जाता है तो जो सी जो वाटर है ना उस पर एक फोर्स लगता है, सी वाटर पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो सी जो लेवल है ना, सी जो वाटर है उसका जो लेवल है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। क्या कर जाता है, राइज। और जब सी वाटर का लेवल राइज कर जाता है तो उस चीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, हाई टाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाई टाइड। उसी के साथ में साइमल्टेनियसली होता क्या बेटा कि उसी के साथ में जब हाई टाइड बनती है ना तो साइमल्टेनियसली क्या बनती है, एक उसी के साथ में लो टाइड हो जाती है। मतलब ग्रेविटेशनल जो पुल जो होता है मून का ऑन द अर्थ क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और जैसे ही डिक्रीज होता है तो सी वाटर का जो लेवल है ना वो क्या कर जाता है बेटा, फॉल हो जाता है। और उस टाइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लो टाइड बोलते हैं। तो सी वाटर के अंदर जो टाइड जो बनती है, कभी तो सी वाटर का लेवल राइज कर गया, कभी सी वाटर का लेवल क्या कर गया बेटा, डाउन हो गया, फॉल हो गया। तो ये लेवल इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ये बेसिकली टोटली डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, मून एंड द सन ऑन द अर्थ सरफेस, जिसके कारण लेवल जो होते हैं वाटर के वो क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं लो टाइड एंड हाई टाइड। अब इस लो टाइड और हाई टाइड के हम यूज कर लेते हैं बेसिकली क्या करने में, वाटर की क्या कराने में बेटा, मूवमेंट कराने में। जब वाटर जब मूवमेंट करता है तो हम टरबाइन लगा देते हैं, उस टरबाइन की हेल्प से हम क्या जनरेट कर लेते हैं बेटा, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो बट वर्ल्ड के अंदर कुछ ही ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर ये हर जगह नहीं होता। जैसे मान लो तुम सोच रहे हो कि मुंबई वाले सी वाटर के अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड के अंदर फ्यू ही प्लेसेज हैं जो बेसिकली जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जो मून का और सन का जो होता है ना वो एक स्पेशल इफेक्ट हो जाता है अर्थ पर, जिसके कारण लेवल क्या हो जाते हैं वाटर के, क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो सबसे पहले जो सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट जो दिए हैं ना बेटा प्लैनेटरी मोशन के बारे में, जो प्लैनेटरी जो थ्योरी है ना कि मतलब जो सोलर जो सिस्टम जो एग्जिस्टेंस जो करता है, ठीक है बेटा, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो कैसे एग्जिस्टेंस करता है, ऐसी कौन सी वजह है। तो बेटा सबसे स्पेशल जो थ्योरी जो दी है वो न्यूटन ने सेटिस्फैक्टरी थ्योरी दी है। और उससे पहले केपलर्स ने कुछ लॉज बनाए थे, ठीक है बेटा, इस प्लैनेटरी मोशन के, कि जब हमारी कोई प्लैनेट जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन के तो वहां पर कुछ स्पेशल क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल इफेक्ट होंगे
और कौन कौन से इफेक्ट होंगे, क्या क्या इफेक्ट होगा कि जब हमारे प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द किसके करेंगे बेटा, सन के, उनको बोला जाएगा केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बोला जाएगा, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आपकी अब नेक्स्ट क्लासेस में कराया जाएगा। तो आज आपको सिर्फ ये बताया गया है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम को एग्जिस्टेंस करते हैं, ये एविडेंस है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। कौन किसके बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। ठीक है बेटा, अगर भाई अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है किसके चारों, सन के चारों, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो तो रियल फोर्स है नहीं, वो कौन सा फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है। तो फिर ऐसा कौन सा फोर्स आ रहा है जो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो यहाँ पे ये सपोर्टिंग ली गई कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और एविडेंस मिल गई। लो टाइड और हाई टाइड का पता चला कि पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है सी वाटर का। तो ये बेसिकली एक स्पेशल काइंड के किससे होता है, फोर्स से। हम तो फोर्स लगा नहीं रहे, सिर्फ क्या है, प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है सन के, और मून रिवॉल्व करता है किसके, अर्थ के। तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशन के पुल जो होता है मून एंड अर्थ का, वो एक स्पेशल इफेक्ट दिखा देता है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, अब कुछ प्लैनेटरी मोशन के कुछ लॉज हैं जिनको हम केपलर्स ने दिए हुए हैं, और केपलर्स ने बेसिकली इनको दिया हुआ है 16th सेंचुरी के अंदर। और केपलर्स का पूरा नाम है जोनेस। क्या है, जोनेस। ईच लॉ केपलर्स का अलग अलग स्टेटमेंट देगा। तो इनको हम पढ़ेंगे बेटा किस क्लासेस के अंदर, अगली क्लासेस के अंदर। ठीक है, थैंक यू बेटा।